Namaste. Good evening. Om Shanti. Thank you so much for joining. And thank you सभी एंजल्स का, हमारे परमात्मा का, सभी गुरुओं का। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कल सभी ने होमवर्क किया, शेयर करना चाहेंगे? कल कुछ विशेष अनुभव हुआ, कुछ डिफरेंट फीलिंग? और क्या किसी की पर्टिकुलर कोई लर्निंग जिसको हेल्प मिली हो? कुछ शेयर नहीं करना किसी को? अच्छा, चैट बॉक्स में बताइए कि आप कर रहे हैं ना होमवर्क। आपको समझ में आ रहा है? कुछ क्लैरिटी चाहिए? सिस्टर, यही कहना चाहते हैं, होमवर्क कर रहे हैं। किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो लिख सकते हैं क्लैरिटी, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगी। सदानंद की सिस्टर, अनम्यूट करिए अपने को। यस। कल मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि कल जब मेरा क्लास का टाइम था और कल संडे था तो मेरे हस्बैंड घर पे थे। और मैंने उनको साथ में क्लास करने को कहा। जनरली वो मेरे साथ ऐसे बैठते नहीं, तो वो नहीं बैठे, लेकिन जब वो आपका बोलना स्टार्ट हुआ तो पता नहीं उनको बहुत अच्छा लगने लगा और वो मेरे साथ बैठे। वो ऐसी कोई क्लास में मेरे साथ बैठते नहीं है। और उन्होंने सुना और पूरा सेशन लास्ट तक उन्होंने अटेंड किया। और सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं कल से, उनको गुस्सा बहुत आता है, तो उन्होंने कहा कि मैं, जैसे आपने कहा था कि पहले जमाने में लोग कपड़े को डंडे से कूट के धोते थे या मेहनत का काम करते थे तो उनका सर एंगर उससे निकल जाता था। तो उनको कुछ समझ में आया तो उन्होंने कहा कल से मैं उठ के साइकिलिंग करूंगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो क्लास में नहीं बैठ रहे थे, लेकिन आपकी आवाज सिर्फ सुन के वो बैठे और फिर पूरा सेशन अटेंड किया, वो उठ ही नहीं पाए। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को चेंज करने के लिए भी कहा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। ग्रेट सिस्टर, ग्रेट। चलो, बहुत अच्छा। देखिए, जैसे 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 आप चेंज हो रहे हैं, सामने वाला अपने आप ही बदलने लगता है ना कुछ ऐसा हाँ। यूनिवर्स कुछ बना देता है ऐसा। और एक मैं ग्रेटिट्यूड, मैंने जो हमारी यहाँ घर पे मेड आती है उनको मैं ग्रेटिट्यूड करने कर रही थी, यानी कभी कभी लेट भी आती थी, लेकिन मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं। और उन्होंने परसों मुझे कहा कि मैंने दिवाली पे सबके नहीं बढ़ाए। तो मैंने कहा क्यों, तो बोले ऐसे ही, बस मैंने आपके पैसे नहीं बढ़ाए, बाकी सबके बढ़ा दिए हैं। तो ग्रेटिट्यूड का कितना असर होता है, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें भी हमारी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आती है। बात पैसे की नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ वाइब्रेशन वहां तक जा रही है, कितनी बड़ी बातें हमने सीखा आपसे ये। ऐसे ही मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ अपनी मेट के साथ। जैसे वो लेट आई, नॉर्मली वो 11 साढ़े 11 आती है, तो वो 12:30 बज गए। तो मैंने उसे बोला कि मैं आपसे कुछ नहीं कहती, इसलिए आप जितना भी लेट आएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? तो उसने हम्म। बोला कि मुझे जहाँ पे वो काम करती है, तो उन्होंने बोला कि मैं वहां से बहुत लेट हो गई थी और वो मुझे, जो आंटी थी, वो मार्केट लेके चली गई थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं बाद में चली जाऊंगी, मुझे उनके यहाँ काम करने के लिए जाना है। तो उन्होंने हम्म। कहा अरे नहीं नहीं, उनको झूठ बोल देना कि मैं लेट आई या मेरे घर में कुछ हो गया। तो कहती लेकिन मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकती। हाँ। तो ये इतना और वंडरफुल लगता है। और कल आपने एक एक्सपीरियंस सुनाया था जिनका कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उनकी गाड़ी सुधर गई और बाद में चला वो खंडर है, बाद में पता चला। तो सेम ऐसा एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड को हुआ। हम लोग अभी अहमदाबाद में है, लेकिन कुछ साल पहले, करीब 4 साल पहले, हम लोग, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रतलाम में थी, रतलाम एमपी में। तो वहाँ उनका ऑफिस में ना पूरा ऑफिस इंदौर शिफ्ट हो गया था और वो अकेले थे इतने बड़े ऑफिस में। तो उनको सिर्फ ये कहा था कि पूरा आखिरी का काम करके आपको इस ऑफिस में ताला लगा के फिर इंदौर आना है।
तो हम लोग कुछ महीने रुके थे। तो मेरे हस्बैंड वो ऑफिस का काम करके जब निकले तो उनका ऑफिस बहुत जंगल में, मतलब जहाँ उनकी ऑफिस जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ट्रेन ऑफिस के अंदर तक आती है, पूरा कंटेनर रखती है फिर वापस लेके जाती है। तो बहुत ये ऐसे ऑफिस हमेशा सिटी के बाहर ही होते हैं। उनकी ये ना ऑफिस से निकले और गाड़ी पंचर थी। और उन्होंने देखा कि यार मेरी गाड़ी पंचर है, और वहाँ अंधेरा भी बहुत था, उस एरिया में ज्यादा दुकानें भी नहीं थी, और ब्रिज वगैरह से निकल के अंधेरे में से उनको आना पड़ता था। अगर रात, उस दिन रात के काम करते करते 10:30 बज गई थी। तो उन्होंने देखा कि दुकान है, तो उन्हें पूछा कि क्या आप मेरा पंचर, गाड़ी के जो पंचर बना दोगे क्या? उसने कहा हाँ मैं बना दूंगा। उन्होंने पहले प्रेयर करी अपने सदगुरु से, और कि मैं मतलब पंचर बन जाए या फिर मैं इस अंधेरे से बाहर निकल जाऊं। और फिर उन्होंने कहा मैं बना दूंगा। उन्होंने बना भी दिया, उन्होंने उनको पैसे दिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि लेकिन मेरे पास भी नहीं है, और आसपास कोई ऐसा इस एरिया में दुकान भी नहीं कि जहाँ से मैं लेके आ सकूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे कल दे देना। अगले दिन जब वो ऑफिस और खुशी खुशी तुरंत घर भी आ गए, कि मतलब इतनी रात हो रही तो मैं पहले घर पहुंच जाऊं। घर आके अगले दिन ऑफिस के लिए निकले तो वहां वो दुकान थी ही नहीं। और फिर उन्होंने आसपास दुकान वालों से भी पूछा कि यहाँ कोई दुकान थी ऐसी पंचर वाले की? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई दुकान है ही नहीं। और कई दिनों तक मेरे हस्बैंड ने ढूंढा उनको, लेकिन मिले नहीं वो। तो यूनिवर्स आपको हमको सपोर्ट करती है ना, हम जिस पर भी विश्वास करते हैं अगर। तो मुझे बहुत मतलब आश्चर्य भी हुआ, और उस दिन मतलब वो घटना मुझे आपको सुनाना था ऐसा। थैंक यू। मेरे भी ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं ऐसी सब हम्म। बातें सुन के, बिकॉज मतलब सच में ये सब चीजें होती हैं। खुद पर्सनल लाइफ में भी देखी हैं कि मतलब इसी तरीके से होता है। हम विश्वास करें और हम, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हम जिनको भी मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, सदगुरु को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, तो एक्चुअली हम जब उनको याद करते हैं ना, अपने एक तरह से, अब तो मुझे, मैं कल से क्या कर रही हूँ, अपने इनर चाइल्ड से इतने प्यार प्यार से बातें कर रही हूँ, बिकॉज वो इनर चाइल्ड जो है वो हमारा, वो सीधा सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो हम्म। मुझे कल ये समझ में आ रहा था कि हमें उसको एम्पावर करना है। मतलब वो अगर एम्पावर हो गया, यूनिवर्स से सीधा कनेक्शन हो गया, तो एक तो हमारी लाइफ में जो पर्पस है हमारी लाइफ का वो आने लगेगा। हम आगे और बेटर करने लगेंगे। जो जो चीजें हम सोच कर आए थे, सोल प्लान में लेकर आए थे, हमारे सामने वो अनफोल्ड होने लगेंगे। हम्म। तो खुद से बहुत प्यार से बात करनी है। मतलब अब जो ये पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग ना, तो ये सब मुझे और डिटेल में कल लेकर आज तक और अच्छे से समझ में आया। लेकिन आपका जो समझाने का लेवल कई गुना बढ़ गया है पिछली बार से। लगता ही नहीं आप वो पिछले बार वाले हो। मतलब आपको यूनिवर्स कंटिन्यू दे ही रहा है, मतलब वो जो लाइट के रूप में जो आपको प्रकाश मिल ही रहा है। ये मैंने अनुभव किया है चलिए, थैंक यू सो मच। कि हर हर बात आपकी सोल तक जाती है। हार्ट से भी अब आगे निकल गया है वो लेवल आपका। थैंक यू। परमात्मा यूज करते हैं और हम बस बैठ जाते हैं, मतलब बिठाते हैं, एटलीस्ट वो बिठाते हैं और सब डिजाइन कराते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन सी चीज निकल के आती है। मतलब मुझे भी कितने घंटों लगते हैं उसको बनाने में, और ऐसे ऐसे सवाल आते हैं मन में, फिर उनके आंसर्स ढूंढती हूँ, फिर और क्लैरिटी आती है, फिर आप सबसे शेयर करती हूँ। तो पता नहीं, सच में नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो वही तो, आपका पीपीटी का लेवल इतना हाई होता है कि उसको देखकर ही मतलब सब कुछ आप समझ सकते हैं। मतलब हमको कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं है, और उसमें इतनी मेहनत है उस पीपीटी में। मुझे आश्चर्य होता है कि आप कंटिन्यू लेके मतलब क्लास ले रहे हैं, यानी कितनी बड़ी कृपा हो ईश्वर की। इतनी अच्छी अच्छी पीपीटीज और इतने अच्छे अच्छे मैसेज, और जो साथ में वीडियोस भी चलते हैं। कल मैंने रिंकू वीर जी का देखा, मैं उनकी फॉलोवर हूँ। मैं उनसे रहा। रियल में अच्छा। मिली भी हूँ इंदौर में। वाह। हाँ, गुरप्रीत भाई, गुरप्रीत सिंह रिंकू हाँ। वीर जी। वो मुंबई में है, और मुंबई में उनका अमृत वेला का है। तो हम्म। वो इतना उन्होंने सुविधा कर रखी है कि अगर हमको उनकी अमृत वेला अटेंड करनी है तो सिर्फ हमको अमृत वेला में फोन करना होगा। वो गाड़ी आपको मुंबई स्टेशन पे, जिस ट्रेन का आप नाम बताओगे, कोई भी उनका बंदा लेने आएगा, आपको लेकर वहां जहाँ अमृत वेला होती है वहां लेकर जाएगा। और आपको 2 दिन फ्री रुकने का है, क्योंकि लाखों लोग वहां आना चाहते हैं ना। तो 2 दिन फ्री रुकने का है। और आप वहाँ अमृत वेला करिए, रहिए, फ्री खाना, फ्री रहना। इतना है उनका। सिर्फ वो अमृत विला से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सुबह बहुत अच्छा समय है, कभी कभी तो मेरा भी मिस हो रही। सब लोग ट्राई करें और आगे बढ़ें। मेरे हस्बैंड ने तो अभी इसे सोचा है कि जो लोग अमृत वेला करना चाहते हैं तो मैं उनको सबको फोन करूंगा। तो अभी 1-2 लोगों को कर रहे हैं वो। जैसे जो लोग बोलते अच्छा। थे कि हम अमृत वेला करना चाहते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं, तो उन्होंने ऐसा चलाया है कि मैं उठ के करता हूँ। मतलब मैं फोन करूंगा तो आप लोग उठेंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आप उठाएंगे तो उठेंगे। तो कोशिश कर रहे हो कुछ लोगों को उठाने की, और वो लोग उठते हैं।
उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर किया था ना कि हाँ, ग्राम चल। जगरावा में एक व्यक्ति हाँ। था उसका, राइट। कि वो सब कुछ उसका बिक बिक चुका था, पत्नी बच्चे छोड़ के जा चुके थे। तो उन्होंने यही कहा था कि तू सिर्फ एक काम कर, रात को 2 बजे उठ और सबके घर के आगे ढोल बजा। तो उन्होंने कहा था कि लोग मेरे को पागल समझेंगे, गालियां देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो उन्होंने कहा कि मार खा लेना, पिटाई भी खा लेना, लेकिन तू ये काम कर, तू रात को 2 बजे जाके ढोल बजा सबके घर के बाहर। तो वो उस गांव में जाके ढोल बजाता था। और कुछ दिन तो उसका यही हाल हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि तू सही तो बोल रहा है, अमृत बेला सोने का समय नहीं, मैं उठ के हमको मतलब ईश्वर का नाम लेना है। और सब गांव एक एक करके, सब पूरा गांव उठने लगा। वो तो ईश्वर की कृपा थी, लेकिन वो पूरा गांव उठने लगा। आज उनकी पूरी फैमिली जो है वो कनाडा में है। लेकिन वो उनका नियम है कि आज ये भाई 1 महीने रह के ढोल बजाएगा। तो सब लोगों ने कहा हम तो इंटरनेट का जमाना है, आप छोड़िए और आप सबको फोन कर दीजिए या एक अलार्म लगाने का बोलिए। तो बोले नहीं, हमारे पिता ने जो इतना कमाई कमाई करी है, मतलब भक्ति की कमाई, तो हम अब ये ना छोड़ नहीं सकते हैं। हम वो लोग कनाडा से आते हैं, एक एक महीना रह के जाते हैं सिर्फ ढोल बजाने के लिए रात के 2 बजे। राइट। और पूरा गांव उठता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर शेयरिंग। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जो कुछ भी शेयरिंग्स हैं वो हम सेशन के बाद लेंगे। वंदना सिस्टर का रह गया था, तो हम अ, उसके बाद लेंगे। कल हमने फॉरगिवनेस ना फॉरगिवनेस का महत्व समझा था ना। हमने होपोनोपोनो प्रेयर का महत्व समझा था। फिर हमने ये भी बात किया था कि उसको रिपीट करना है, मिरर के सामने आप करिए, आप उसको लिख के करिए। और फिर उसके बाद हमने अपने अंदर झांकना था, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या फियर्स हैं, क्या जजमेंट है, उनके लिए पूरा प्रोसेस था। तो ये सब कुछ हमने शेयर किया। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो लास्ट में पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे अनफोल्डिंग कर्मा फिलोसफी ना। कुछ दिन पहले कनिका सिस्टर का भी क्वेश्चन था सेल्फ वर्थ को लेके, सेल्फ एस्टीम को लेके। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। और कर्मा को लेकर ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना चाहिए। तो आज वो सारे आंसर करेंगे, ये हम बात में लेंगे। तो अभी जब हम 2-3 दिन 4 दिन से इनर चाइल्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम ये अभी क्वेश्चन उठ रहा है, कोई ये कह रहा है, कुछ जो सवाल मेरे मेरे सामने आए उसमें ये आया कि भाई मेरा इनर चाइल्ड तो, जैसे ना उसका इनर चाइल्ड ये कह रहा है कि कुछ नहीं करना है, कुछ मन नहीं है करने के लिए ना, तो वो बैठ जाए ना, क्योंकि वो अब उसको इनर चाइल्ड को इम्पोर्टेंस देनी है। लेकिन अब कुछ सवाल, जैसे सभी ने शेयरिंग ग्रुप में देखा होगा कि परमात्मा ना मुरली में कहते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी फॉलो करते हैं उनको समझ में आया होगा कि परमात्मा मुरली में कहते हैं कि हमें बाकी सबको खुश रखें। तो फिर सही क्या है? क्या हम अपने आप को खुश रखें? और अगर हम अपने आप को खुश रखने में ही बिजी हो जाते हैं तो हम दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगे। और अगर हम दूसरों को ना खुश नहीं रख पाते हैं तो वो नाराज हो जाएंगे और परमात्मा हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो ये सब कुछ सवाल उठ रहे थे कि दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्या सही है, क्या गलत है, खुद को वैल्यू दें या दूसरों की खुशियों के बारे में सोचें। तो देखिए, जो एग्जाम्पल कल या परसों में जो शेयर किया था कि जिसमें कि हमें अगर अपने साथ वक्त बिताने का मन है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ देंगे। अब सुबह अगर बच्चे ने स्कूल जाना है तो अब ऐसा तो नहीं कि मैं उठूंगी ही नहीं और मैं कुछ करूंगी ही नहीं। तो क्या बात है कि अगर मेरा मन है नेचर के साथ समय बिताने का, मैं सच में अपने को पैम्पर करना चाहती हूँ, सच में अपने साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, तो हमने क्या बात की थी कि थोड़ा सा जल्दी उठेंगे और नेचर में घूम कर आएंगे, फिर हम अपने सारे काम करेंगे। तो फिर बात आती है कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम क्या है। सेल्फ वर्थ है जो मैं हूँ, और वैल्यू जो मैं एक्सप्रेस करती हूँ। जैसे सेल्फ एस्टीम क्या है कि जो मैं कर रही हूँ उसमें जब मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है,
और सेल्फ एस्टीम बढ़ते बढ़ते सेल्फ वर्थ बढ़ती है। तो इसको कैसे समझेंगे कि या थोड़ा आगे डिटेल में और पिक्चर्स के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट हम ये भी समझें कि सेल्फ वर्थ जो है ना, एक तो ये है कि जैसे हम आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा अपने आप में कंप्लीट है। मतलब उसको बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आई है। लेकिन उसके सामने, मतलब उसके आसपास है ना, कुछ अंधेरा सा हो गया है, तो वो रोशनी जो है वो पूरी फैल नहीं पा रही है। जैसे हमने कुछ पुराने सेशंस में हमने समझा कि वो रोशनी फैल नहीं पा रही है, और ईयर्स हैं ना, हमारे जजमेंट्स हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम है। अब इस केस में क्या है, सेल्फ वर्थ सेल्फ एस्टीम के केस में क्या है कि हमारे कुछ सक्सेस के पैरामीटर्स बन गए हैं। और जनरली क्या होता है कि जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम को कई बार बहुत लो कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम उस काबिल ही नहीं हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि सेल्फ वर्थ जो है ना, जो एक बीज है, बीच में पूरा का पूरा पोटेंशियल है एक वृक्ष बनने का, और उस पे इतने सारे फल लगने का ना, पूरा पोटेंशियल है उसका। वो कुछ मतलब आगे ग्रो करते करते कितना कुछ हो सकता है। लेकिन अब जब वो जो बीज है हम उसको धरती में बोएंगे ही नहीं, उसको सन वाटर सॉइल का फुल एक्सप्रेस, मतलब फुल उसको नर्चरिंग मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप। तो सेल्फ वर्थ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो क्या है, और उसमें पूरे का पूरा पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस करने का। हम उसको कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस से, जब मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और पर्पस को जानती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेरे खुद के एक्शंस, इंटीग्रिटी से, जब मैं अपनी वैल्यूज के साथ ट्रू होती हूँ, कंपैशन से, जब मैं दूसरों के प्रति कंपैशनेट है ना, मतलब मुझे एम्पैथी कह लें, दया कह लें, मतलब कि जैसे मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकती हूँ। फिर ग्रोथ से कि खुद खुद में अपने आप को पॉलिश करती हूँ ना। आज हमने अगर समझ लिया, हमने ये सारी नॉलेज समझ लिया, हमें लगा कि सब कुछ समझ में आ गया, बस अब तो आगे तो कुछ है ही नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं। नॉलेज आप लेते जाइए, वो विजडम के रूप में आपके अंदर बढ़ती जाएगी, और फिर जब आपकी रोशनी बढ़ेगी तो आप दूसरों को भी रोशन कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ अपने लिए नहीं आते। अभी तो हमारे ना, अभी हम आगे जो प्रेजेंटेशन में कर्मा के कॉन्शियसनेस के हम लेवल्स देखेंगे। तो एक तो है कि मेरे अराउंड, बस मेरी फैमिली के अराउंड, उन 5-6 लोगों के अराउंड ही मेरी लाइफ घूम रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करते ना, सबको साथ लेकर चलते, खुद को भी एक्सप्रेस करना है, खुद की भी लर्निंग करनी है, खुद की भी ग्रोथ करनी है, लेकिन साथ ही साथ बाहर भी सबको सपोर्ट करना है। तो अब हमने ये कह दिया, वन ऑफ द क्वेश्चंस जैसे था कि भाई मेरा जो इनर चाइल्ड है वो तो कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं करना। हाँ, तो क्या उसको कुछ नहीं करने दें, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, या मतलब हम तो अपने में मस्त रहेंगे। तो देखिए, इसका गहराई से सोचिए कि अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को देखिए, या अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को देखिए कि जहां पर ना, कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है ना, अपनी अपनी जो ड्यूटीज हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको मैनेज नहीं कर रहा। सी, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हमने इनिशियली बात की कि सेल्फ वर्थ जो है वो सीड की तरह है, उसमें पोटेंशियल पूरा है। लेकिन जब तक आप उस एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे, आप उसको व्यक्त नहीं करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से निभाएंगे नहीं, तो आप वो कैसे बन पाएंगे जो आप यहाँ बनने के लिए आए हैं। अब अगर मैंने कहा कि मेरा तो मन नहीं है कुछ भी काम करने का, बिकॉज माई इनर चाइल्ड वॉन्ट्स टू एंजॉय, तो अब आप ये देखिए कि सामने वाला अगर आपके साथ ऐसा करे तो क्या आपको एक्सेप्टेबल है। वो कुछ ना करे आपको चलेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, अगर आप वाइफ हैं तो आप देखिए कि हस्बैंड अगर कमा के नहीं लाता है, वो सारा दिन घर में रहता है और कुछ नहीं करता है, तो आपको स्वीकार्यता है उसकी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे, क्या करें? तो इसमें तो ये, हाँ, और अब हमें क्या करना है, दोनों में बनाना है कि मुझे अपने साथ भी समय बिताना है, मुझे अपने आप को भी नर्चर करना है, मुझे अपने आप को भी प्यार करना है। जो भी मुझे पसंद है, मेरे जो पैशंस है, मेरी जो मतलब कुछ कोई ऐसा समय था अगर मुझे ड्राइंग में, आर्ट में, पेंटिंग में,
ना, निटिंग में या स्विंग में किसी भी चीज में मजा था, म्यूजिक में, डांस में। तो वो जो मैं करना चाहती हूँ, मैं उस एक्सप्रेशन को जरूर बाहर लेकर आऊं, लेकिन वो समय जो होगा, जो मेरी ग्रोथ का समय होगा वो, या मेरे पैशन का समय होगा, वो उस समय से हटकर होगा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखिए, जब हमारी शादी होती है तो अब ऐसा तो नहीं है कि अब, जैसे सपोज जनरली लेडीज हैं इस ग्रुप में, तो मैं उन्हीं का एग्जांपल लेके चलती हूँ। तो आज तो हमने कह दिया कि अरे हम कोई घर के काम करने के लिए थोड़े हैं, अगर हमने अपने आप से बार बार ये सब चीजें बोली हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर हस्बैंड ये कहना शुरू कर दे कि मैं क्यों कमा कर लाऊं, तो कैसा लगेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सपोज कि ठीक है, मतलब जैसे अगर हफ्ते के 7 दिन है तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, 1 डे इज माई रेस्ट टाइम। लेकिन बाकी 6 दिन तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना आपको बहुत ऐसा नहीं कि नीचे गिराएगा, लेकिन ये एक्चुअली आपको ऊपर उठाएगा। जब आप 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे काम करते हुए बिताएंगे, खुशी से काम करते हुए बिताएंगे, तो धीरे धीरे जब आप उस परमात्मा की याद में रहते हैं, तो आपका पर्पस अनफोल्ड होने लगेगा। तो इसमें हमें बाहर किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे इतना काम दे रहे हैं। अरे, आपकी वर्थ इतनी है कि कोई आपको समझता है कि आप ये कर सकते हैं, इसलिए आपको इतना काम मिल रहा है। तो आप देखिए कि कितनी वर्थ है। हमारे बच्चे हमें कुछ काम बोल सकते हैं, हमारे हस्बैंड कुछ काम बोल सकते हैं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ कुछ काम कह सकती है। तो काम को बिल्कुल भी ऐसा ना लें कि मेरे ऊपर ना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि अ, जबरदस्ती का दिया जा रहा है, नहीं। उसको खुशी खुशी करेंगे। अगर आज हम लोग बिल्कुल ही ऐसे मतलब फ्री बन के बैठ जाएं, कौन हमें कब तक एक्सेप्ट करेगा। और धीरे धीरे करके, उनकी तो बातें छोड़ दीजिए, आगे चीजों की या आगे रेपकेशंस की बात छोड़ दीजिए। मैं जो इस धरती पर करने के लिए आई हूँ, क्या मैं आराम से बैठकर ना अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा पाऊंगी? वो जो सेल्फ वर्थ है उस तक वो पहुंच पाऊंगी, मैं उसको एक्सपीरियंस कर पाऊंगी मैं? तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि मुझे अपने को भी समय देना है, मुझे फैमिली को भी समय देना है। जो हमने कल केआरए की बात की थी, अब केआरए मीन्स की रिजल्ट एरियाज या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। इसमें सॉरी गलत आ गया, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है। तो इसमें क्या है कि एज अ वाइफ मैं अगर सोचूं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, ना। सपोज कि मेड आती है, तो मेड को मैनेज करना, अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ ना, तो मैं सोते सोते तो सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा की की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एरिया है वो क्या हो सकता है? होम और रिसोर्स मैनेजमेंट, हर चीज का देखना कि घर में पूरा है या नहीं है। फैमिली का वेलबींग, फैमिली में हार्मनी होना, सभी का हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन को मैनेज करना, ना। इसको अपने ऊपर बोझ लेके नहीं करें कि ये तो मेरे ऊपर बोझ है कि मुझे तो इन सब का देखना पड़ता है, इनको भी कॉल करना पड़ता है, इनके साथ भी ऐसा करना पड़ता है। नहीं, आप इस कर्म को जो आपको दिया गया है, बिकॉज यू आर वर्थ इट, तो इसीलिए परमात्मा ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो बहुत खुशी खुशी से निभानी है। इन सब चीजों को करते अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। तो ये एज अ होम मेकर, अगर हम अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को समझे, हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैं नकार नहीं सकती। हम्म, मैं जस्ट सोकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। देखिए, मेरी सेल्फ वर्थ बिल्कुल इंटैक्ट है, मैं अपने आप से कुछ भी बोल सकती हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरी जो वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी इफ आई डू नथिंग, ना। कितने दिन तक कौन मुझे बहुत प्यार कर सकता है? अनलेस अनटिल, चाहे मेरा काम जो है वो घर में और कुछ नहीं, सिर्फ प्यार देने का ही काम, वही मैं बहुत अच्छे से करूँ। तो इस चीज को समझिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत खुशी से निभाइए। बोझ समझकर नहीं निभाना है, बोझ समझकर। देखिए, सपोज कि बच्चे हैं ना, बच्चे जो हैं, हम कितने थैंकफुल हैं कि घर में बच्चे हैं और खिलखिलाहट होती है, और मतलब वो खुशी का माहौल होता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिनकी लाइफ में बच्चों का आगमन नहीं होता, तो वो सारी जिंदगी मालूम नहीं कि वो कैसे निकाल देते हैं, वो कितना डिप्रेस में रहते, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजन होता है, कॉन्टिन्यूअस सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो जब भी अगर आप सपोज कपड़े ही धो रहे हैं, कपड़े धोइए,
इतने प्यार से धोइए और शुक्रिया करते करते धोइए ना, कि मेरे घर में फैमिली है, खाना बनाना है तो खुशी खुशी बनाइए कि थैंकफुली मेरे घर में ना पूरा राशन है, सारी चीजें अवेलेबल हैं ना, घर में फैमिली है, हम साथ में रह रहे हैं। और जैसे जितना जितना आप खुशी से अपने सारे काम अपने निभाते जाएंगे, बाकी सब भी अपना वही वही जो इमोशंस हैं वही पास ऑन होते जाएंगे, खाने में, पानी में ना, घर के वाइब्रेशन। बाकी सब तो शायद चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं बच्चे, बट अगर आप घर पे रहते हैं तो आप देखिए कि आप अपने आप को इतना खुशी से बना के रखेंगे, तो फिर बच्चे, हस्बैंड जब घर पर आएंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो अगर यहाँ पर हस्बैंड है तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है कि घर को कैसे मैनेज करना है। इफ द वाइफ इज नॉट वर्किंग, अगर आप अकेले हैंडल कर रहे हो तो आपकी पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चों का देखना है, फाइनेंशियल प्लानिंग देखनी है, रिटायरमेंट का देखना है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, अभी के कुछ अभी की क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर की क्या नीड्स हैं, तो वो सब देखना है। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ ऑफिस ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इमोशनल सपोर्ट, पार्टनरशिप है ना, अपने स्पाउस के साथ बैठकर कुछ डिसीजंस बनाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये भी उसके आरे में आता है। फैमिली लीडरशिप प्रोटेक्शन है कि हमको इस तरीके का एनवायरनमेंट दे। कुछ डिसीजंस कई बार ऐसे लेने पड़ते हैं कि जहां पर हम देखें कि बच्चे सिक्योर्ड हैं, फैमिली सिक्योर्ड है पूरी। हाउस होल्ड पेरेंटिंग में है ना, अभी तो हम कहते हैं कि हम ऑफिस में हैं, लेकिन सैटरडे संडे है सपोज, या संडे है, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? या तो मैं सोते हुए सारा टाइम निकाल सकता हूँ, या उस समय मैं उठता हूँ और मैं घर पर भी कोशिश करता हूँ कि मैं हेल्प करूँ ना। और एट द सेम टाइम हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपना समय जो है वो पर्सनल ग्रोथ में, रिलेशनशिप नर्चरिंग में लगाए। बिकॉज पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है, अगर हमने वो रोक दी तो फिर आगे कुछ भी पॉसिबिलिटी ना, मतलब आगे आगे बढ़ेंगे कैसे? जो आज हम हैं वैसी ही सोच हमारी रह जाएगी, तो हाउ वी विल ग्रो। और हम यहाँ पर इस धरती पर सिर्फ अपने दैनिक कार्य नहीं करने आए हैं, एक्चुअली पर्पस तो ग्रो करने का है। लेकिन इसको एज अ पार्ट भी समझे कि इसको लें, जहाँ पे भी आपको मिले कि कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, जाएं, अटेंड करें ना, बाहर निकले, लोगों से मिले, ऐसे लाइट माइंडेड लोगों से मिले जहां आप अपनी ग्रोथ कर सके। बिकॉज घर पे बैठकर टीवी देखना ना, और मतलब सिर्फ मोबाइल पे देखना, तो क्या क्या ही पर्सनल ग्रोथ हो गया हमारी। लेकिन हाँ, अगर उसमें भी आप अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी वन ऑफ द वेज है ग्रो करने का। फिर हम कहते हैं कि अरे अभी तो हम बूढ़े हो गए, अब हम क्या करें, अब हमारे पास कुछ काम नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि अगर आप की एज हो गई है ना, आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जहाँ आपके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो उसको प्यार देना भी एक बहुत बड़ा ना, एक कितने अच्छे भाव से उस फैमिली को नर्चर करना है, इमोशनल सपोर्ट देना, गाइडेंस देना। कभी कभी हम अपनी ना जैसे हमारे जो अपने डिसीजंस हैं हम उन पे थोपने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है हमें। हमें अपना डिसीजन देना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अब बच्चे बड़े हैं तो हमें उनके डिसीजन को भी स्वीकारना है, सबको प्यार से रखना है, सबको गाइडेंस देना है। लेकिन ना, अगर हम बार बार कुछ ऐसा डिसीजन दे रहे हैं जो हमें पता है कि बच्चों को पसंद नहीं है, धीरे धीरे क्या होगा, हमारी खुद की वैल्यू कम होती जाएगी ना। तो खुद की हेल्थ का ध्यान रखिए, सेल्फ केयर करिए, अपने आप को ना खुद ग्रो करिए, नॉलेज लीजिए। सिर्फ टीवी और मोबाइल नहीं देखना है, मतलब मोबाइल में भी कंटेंट जो देखना है या टीवी में भी जो कंटेंट देखना है, वो खुद की बुद्धि को विकसित करने के लिए देखना है। जो हमने परसों बात की थी कि छोटा सा इनर चाइल्ड जो हमारे अंदर है, लेकिन सारी पावर उसके पास है, लेकिन वो तभी एक्टिव होके अच्छे से सारे डिसीजन, सारे काम कर पाएगा जब उसको बुद्धि से सही इनपुट मिलेगा। और बुद्धि से सही इनपुट का मतलब है बुद्धि इज कनेक्टेड टू ना आत्मा, कह लो, फिर आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, तो वो जब फ्लो है तो ही वो बच्चा जो है वो नर्चर हो पाएगा। और अगर देखिए एल्डरली अगर आप हो तो कुछ ही समय बचा है जिंदगी का, तो बहुत हंसी खुशी प्यार सुख से रहना, यही हमारा किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। फिर सेल्फ वर्थ की जैसे हमने बात की,
कि सेल्फ वर्थ वो है जो मैं हूँ, और सेल्फ एस्टीम वो है जो मैं करती हूँ, जितना मुझे कॉन्फिडेंस आता है, जो 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 भी मैं काम करती हूँ उसके उसको मैं कितना माप पाती हूँ, कितना सक्सेस में फील कर पाती हूँ। तो सेल्फ वर्थ जो है, आप उसको ऐसे खुद से आंसर करें कि क्या मैं वैल्यूएबल हूँ ना। खुद देखें कि क्या आप सोचते हैं कि क्या मैं वैल्यूएबल हूँ। और देखिए, अगर आप अपने आप से कहेंगे कि मैं वैल्यूएबल हूं, तो बाकी सब आपको वैल्यूएबल समझेंगे। अगर आप अपने आप से कहेंगे कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सामने वाला भी आपको वैल्यू नहीं देगा। और दूसरा, सेल्फ एस्टीम को लेकर अगर आपको सवाल है, तो आप अपने आप से पूछिए कि जो जो मैं काम करती हूँ, मैं कितनी अच्छे से करती हूँ ना, कितनी ईमानदारी से करती हूँ। अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कितनी ईमानदारी से बनाती हूँ। ऐसा तो नहीं कि जैसे मेरा एक तरह से, मैं अगर देखती हूँ कि मैंने ये सोचा है कि मेरा क्या रहे है कि जब मैं खाना बना रही हूँ तो मैं किसी रिलेटिव को कॉल नहीं करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, मैं परमात्मा की याद में खाना बनाऊंगी। तो ये मेरा किया रहे, और मैंने धीरे धीरे जब इस पे वर्क करना शुरू किया 2016 से लेकर अब तक, अब मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं मतलब 99% कह लो कि मैं किसी का कॉल आ जाए तो मैं नहीं कह सकती कि उस समय मुझे इमिडिएटली बात करनी पड़ जाए, लेकिन 99% आई मेक श्योर कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती। आई जस्ट गिव 100% इन प्रिपेयरिंग द फूड। तो खुद को आप देखें, खुद के अपने KRA सेट करें कि आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं, क्या आप ना मतलब क्या आप सोचते हैं कि आपको करना चाहिए, और इसे लेके चलें। अगर आप ना घर की, अगर मतलब लेडी हैं, हाउस होम मेकर हैं, तो कल को जब आपकी डॉटर इन लॉ आएगी तो आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या क्या करे। तो उसी हिसाब से आप अपने KRA को सेट करिए कि 8 घंटे आप अपने आप को कैसे समय आप बिताने वाले हैं। अगर 8 घंटे का काम किचन में नहीं है, अगर 8 घंटे मतलब जैसे 2 या 3 घंटे में काम हो जाता है, तो बाकी जो समय है वो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगाते हैं, तो उसके भी घंटे लिखिए कि आप कितना समय खुद को देंगे, कितना समय आप काम को देंगे। तो जब आप इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके कि सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी, बिकॉज नाउ यू बिकम्स, धीरे धीरे आप अच्छे से काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल भी होते जाएंगे, और सक्सेसफुल होते जाएंगे तो सेल्फ वर्थ भी, इसका भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसमें इसको छोड़ते हैं। तो हम इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सेल्फ वर्थ है, उसको आप रिलेट करिए कि वो स्काई है, वो आसमान है। सेल्फ एस्टीम जो है वो मौसम है ना। कभी मौसम खराब है, कभी मौसम ठीक है, मतलब अभी अभी बारिश आ रही है, तो अभी अभी धूप निकल आई है, तो वो सेल्फ एस्टीम जो है वो बदल रहा है। और सेल्फ वर्थ जो है ना, जिसकी हम ग्रोथ या अ, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो क्लाइमेट है, यानी कि वो कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। जैसे अभी ना, जो क्लाइमेट है अभी, कैसे बोलेंगे कि ये जो क्लाइमेट है, दिल्ली का क्लाइमेट ऐसा रहता है। हम्म, तो एक पर्टिकुलर टाइप पे स्थिर रहता है। तो अब ऐसा नहीं है कि सेल्फ वर्थ जो है वो कोई चीज हम में से निकलनी है। हमने बात की कि सेल्फ वर्थ जो है वो एक सीड की तरह है, जहाँ पे पूरा सब कुछ मौजूद है। सब कुछ ऑलरेडी उस के अंदर है, उस बीज उसके अंदर इतनी पावर है कि वो एक वृक्ष को खड़ा कर देगी, और वहां पे भी कितने सारे फल लग जाएंगे, जिसमें से सीड तो एक है ना, वो एक सीड फूटता है और उसमें वृक्ष बनने की शक्ति है। तो जब हम खुद पर काम करते हैं, सेल्फ एस्टीम पर काम करते हैं, अब ना अपने आप को कोई टास्क देते हैं, उसको पूरा करते हैं, अपने आप को ना शाबाशी देते हैं, धीरे धीरे हमारा एस्टीम बढ़ता है। और जब हमारा एस्टीम बढ़ता है, तो फिर हमारे सेल्फ वर्थ, यानी कि वो स्काई क्लियर होने लगता है। इस पिक्चर, हाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये स्काई क्लियर होने लगता है, तो वो सेल्फ वर्थ जो है वो बाहर झलकने लगता है, वो रोशनी हमें दिखने लगती है। तो सेल्फ वर्थ कुछ ऐसा नहीं है कि वो ना कुछ पर्टिकुलर बाहर से उसको कुछ मिल रहा है। हो सकता है कि सेल्फ वर्थ जो है, मैं अगर कोई काम नहीं भी करती हूँ, या मैं काम करते करते फेलियर भी हो जाता है मेरी लाइफ में, तो भी मैं ये क्या कहती हूँ अपने आप से कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। फेलियर सक्सेस दोनों ही चीजें ऐसी हैं, दोनों ही मुझे कुछ ना कुछ सिखाएंगी।
तो आज अगर मैं फेल हुई भी हूँ तो मतलब आई विल वर्क हार्ड। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, उस पर ज्यादा काम करूंगी, तो हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो एक है सेल्फ वर्थ ऑलरेडी इंटैक्ट है, वो सबकी है ना। चाहे आप ज्ञान में हैं, चाहे आप ज्ञान में नहीं हैं, वो सबकी है। लेकिन वो एक्सप्रेस होना कब शुरू करेगी? काम के द्वारा। जब हम ना कुछ ऐसा टास्क लेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। अगर हम वो सारे टास्क जो हमें मिलते हैं, जो हमारे घर के टास्क हैं, अगर हम उनको रोते हुए करेंगे, तो हमारी सेल्फ एस्टीम कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो बेसिकली ना, दोबारा रिपीट करती हूँ कि सेल्फ एस्टीम ना, काम करते करते सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, और उस रोशनी में आपको अपनी सेल्फ वर्थ दिखाई देगी। तो अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आप एग्जाम में असफल हो जाते हैं ना, कोई एग्जाम था उसमें आप फेल हो गए, यानी कि सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है, बादल छा जाते हैं एक तरह से। लेकिन आपकी सेल्फ वर्थ जो स्काई है ना, वेदर तो खराब हो गया लेकिन स्काई हमेशा वहां पे है। तो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन क्या है कि मेरा प्रदर्शन खराब था, लेकिन मैं फेलियर नहीं हूँ। जो मेरी कोर वैल्यू है वो अनचेंजेबल है। तो आई एम नॉट अ फेलियर, बिकॉज सेल्फ वर्थ इज ऑलरेडी प्रेजेंट। वो गाइड करेगा सेल्फ एस्टीम को कि इट्स ओके, अभी ये हुआ, हम दोबारा ट्राई करेंगे ना। तो नेक्स्ट क्या है, यह कोर बिलीफ आपको फिर से प्रयास करने की स्ट्रेंथ देता है। तो वो आपको नीचे गिरने नहीं देगा। तो आपका सेल्फ वर्थ बहुत हाई होना चाहिए, जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को भी संभाल ले। लेकिन एट द सेम टाइम आपको सेल्फ एस्टीम पे काम करते करते उस सेल्फ वर्थ की रोशनी को बढ़ाना है। अब आप एग्जाम में अगर सफल हो जाते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम यानी वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, धूप खिल जाती है, और ये टेम्पररी हैप्पीनेस और क्षमता गर्व लाता है ना, कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे जब मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ। लेकिन मगर आपकी सेल्फ वर्थ हमेशा की तरह अनचेंज्ड और कंप्लीट रहती है। स्काई इज ऑलवेज देयर। वो लाना या छुपाना या इस तरीके से कुछ भी नहीं है, वो हमेशा है, यानी वो सेल्फ वर्थ हमेशा है। आपकी रियलाइजेशन यह होती है कि मेरा परफॉर्मेंस शानदार था, और यह मेरे एफर्ट्स का परिणाम है। मैं सफल इसीलिए हुआ क्योंकि मैं पहले से ही वर्दी हूँ। तो यह अचीवमेंट आपके कोर वैल्यू यानी सेल्फ वर्थ की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, बाहर की अभिव्यक्ति बन जाती है, जो भविष्य के और बड़े गोल्स के लिए कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास देती है ना। आप ये देखिए कि जब आप छोटे थे ना, मदर ने आपको काम दिया, कई बार आपने किया, कई बार आपने, लेकिन अब जो भी कोई काम दे तो आप खुशी खुशी उसको लें और अपना बेस्ट दें। तो देखिए, आप अगर आप मदर ने आपको कहा कि ये जो कांच का ग्लास है इसको आप किचन में रख कर आइए, ड्राइंग रूम में पड़ा है और आप किचन में रख कर आइए। तो आपने बहुत अच्छे से आप रख कर आए, तो मदर को ये समझ में आ गया कि बच्चा जो है ना, वो कांच का ग्लास जो है वो इजीली उठा सकता है। तो अब वो आगे मदर क्या करेगी ना, वो शायद 2 प्लेट्स 4 प्लेट्स बोल देगी कांच की कि ये भी रख के लाना। लेकिन अगर वो बच्चा पहली बार में ही वो ग्लास तोड़ देता तो मदर को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मदर को जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो उसको और काम देती ही नहीं। तो अगर आपको काम मिल रहा है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप ये सब कर देना, तो अपने आप को आप बहुत भाग्यशाली समझिए, बिकॉज आपकी ना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए काम आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप में वो क्षमता नहीं होगी, अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, कोई आपको कुछ कहेगा ही नहीं काम करने के लिए ना। आपको काम दिया, अगर आपने बिगाड़ दिया तो सामने वाला कहेगा दोबारा काम, हो सकता है एक बार चेक करे, 2 बार 4 बार चेक करे ना। हो सकता है कि वो फिर उसके बाद वो उस होप को छोड़ दे कि आपको कुछ कहा भी जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको किसी ने कुछ कहा करने के लिए और आपने अपना बेस्ट दिया, तो आप देखिए कि एक कोटेशन है ना कि द गिफ्ट ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क। तो इसको आप अच्छे के लिए लें। अब इसको इसको ऐसा ना लगे कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है ना। बढ़ाएं अपनी सेल्फ एस्टीम को, फिर आप उस कोर तक पहुंचेंगे, उस आत्मा के लेवल तक पहुंचेंगे जो हम मुक्ति की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। अगर हम इसी में ही अपने कर्मों को लेकर क्लियर नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ें? तो अपने केआरए को देखें कि एज अ वाइफ मेरी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है जो मुझे करना ही करना है। देखिए, अगर प्रेजेंटेशन हो रहा है,
तो मेरे को ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं घर को समय नहीं दूंगी। घर को मुझे समय देना है, दैट इज प्रायोरिटी। ये मेरा अपना पैशन है, ये मेरा अपना पर्पस है, इसलिए मैं इस पे काम करूँ। वंस अ वाइल इट्स ओके कि कभी कुछ हो गया तो आपने कुछ काम किसी को कह दिया, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को हमें पूरा करना है। अगर हमें सेंटर जाना है या हमें कहीं अपने पर्सनल किसी जगह पर जाना है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा क्या है कि घर में खाना बना होना चाहिए और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे इस बात पे भी जज करना आना चाहिए कि अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, नाउ दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, तो मुझे कुछ चीजें छोड़नी भी चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में वो काम वो सीखेंगे। बट मुझे बहुत अच्छे से इस बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए और अपने साथ इंटीग्रिटी रखते, है ना, अपने साथ झूठ नहीं बोलना कि मतलब मुझे तो जाना है, तो बच्चे बड़े हो रहे हैं अपने आप बना लेंगे, नहीं। मतलब मुझे देखना है कि मैं सच में चाहती हूँ कि मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ इसलिए मैं छोड़कर जा रही हूँ, या मैं बनाना नहीं चाहती हूँ मैं इसलिए छोड़कर जा रही हूँ। बिकॉज हमारे जिन्होंने क्लास लिया था लास्ट मैजिक बुक में भी, सुमन दीदी, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी। द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इज मेक देम इंडिपेंडेंट। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ना बिल्कुल ही ख्याल ना रखें। ऑफ कोर्स कहीं जाना है, आई एम लकी दैट आई एम गोइंग, है ना, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कितनी हेल्दी हूँ कि मुझे जाना है ना। आई हैव टू मैनेज होम फर्स्ट, सब चीजें देखनी है, मेड का मैनेज करना है, बच्चों का मैनेज करना है, खाना मैनेज करना है, उसके बाद मैं जाऊँ। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत खुशी खुशी और इंटीग्रिटी, है ना, जैसे क्या बोलेंगे उसको, कि ईमानदार भाव उसको। ठीक है। तो अगर हम अपने वर्क को एम्ब्रेस करेंगे ना, फुल प्रेजेंस के साथ, ग्रैटिट्यूड को कल्टीवेट करते हुए, तो एम्ब्रेस योर वर्क with full presence and cultivate gratitude, the opportunity to contribute, gratitude for the opportunity to contribute। तो भूल गए इसका मतलब मैंने इसको क्यों रखा था इस तरीके से। हाँ, बेसिकली जितना जितना काम करेंगे अपने वर्क के साथ ट्रू रहेंगे ना, तो हम खुद भी ग्रो करेंगे और कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। और जहाँ जबकि अगर हम अपने वर्क को एम्ब्रेस नहीं करते हैं, हमारा सेल्फ वर्थ जागेगा ही नहीं, वो स्काई हमें क्लियर नजर ही नहीं आएगा, और हमारा भी ट्रू पोटेंशियल जो है वो हमेशा हिडन रह जाएगा, इस जन्म में हिडन रह जाएगा, हमेशा नहीं, इस जन्म में हिडन रह जाएगा, फिर हमें नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम शाइन करें, तो काम को बहुत अच्छे से करें, कर्म को बहुत अच्छे से करें। अब हम आते हैं कर्म योग पे कि भगवत गीता हमें क्या सिखाता है कर्म योग। जो चैप्टर है कर्म योग का अध्याय, देखिए, गीता के हिसाब से ये लाइन, एक सेकंड, एक सेकंड। तो गीता के अनुसार कर्म की जांच कैसे कर सकते हैं, तो 5 चेक पॉइंट्स हैं हमारे। जब भी आपको काम करना हो 5 चेक पॉइंट्स हैं, तो आप देखिए कि आप ना जो भी आपको काम करना है वो किस तरीके से करना चाहिए, उसमें कौन सा चेक पॉइंट है जो उसमें सही बैठेगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला चेक पॉइंट है निष्काम कर्म, राग द्वेष सेकंड इज, थर्ड इज अहंकार रहित कर्म, चौथा फल की चिंता न करना, पांचवा समष्टि के कल्याण हेतु कर्म। ना, इसको एक एक करके समझते हैं। तो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म है कि कोई भी हम जब कर्म करते हैं ना, पूरी ईमानदारी से करें कर्म, लेकिन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हम कर्म करते हैं ना, तो हम चेक करें कि कोई नाम मान शान की इच्छा तो नहीं है कि मेरा नाम हो जाए ना, मुझे इम्पोर्टेंस मिले, मुझे मान मिले, और या मेरी शान हो जाए ना। तो हम ना जैसे कुछ खाना ही बना रहे हैं, जैसे इसमें इस पिक्चर में ये, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, खाना बना रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि अच्छा मैं खाना बना रही हूँ तो मेरी बहुत तारीफ होनी चाहिए, अच्छा मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे सबको बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो ये भी एक इच्छा है।
तो वो निष्काम कर्म नहीं होगा, बिकॉज कि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ वापस कुछ चाहिए, मेरी कोई कामना है ना, कि सब मेरी प्रेज करें। तो बेसिकली ये काम हमें, या कोई भी काम हमें सेवा के रूप में करना है, इनाम के रूप में नहीं करना है। तो जब कर्म समर्पण से किया जाता है तो मन शुद्ध और शांत रहता है, और ऐसा कर्म आत्मिक उन्नति और आंतरिक स्वतंत्रता लाता है ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो मैं चेक करती हूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ, अच्छा अब किसी ने तो कहा ही नहीं कि खाना कैसे बनाया, या मुझे पूछना ही नहीं कि इसमें नमक वगैरह सब ठीक से डाला है, तो मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मेरी तारीफ करो। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा कि पूछना है कि कैसा लग रहा है, तो नॉर्मल आप उससे पूछ सकते हैं कि हाँ ठीक है, खाना कैसा बना है आप बता दीजिए, तो कह देंगे अच्छा बना। तो इस चीज में ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि मैं उस बात को घुमाऊं कि अरे मैंने तो, अल्टीमेटली क्या थॉट्स चलते हैं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह शाम तक मेहनत करती हूँ, मैंने तो आज इडली बनाई, रात में बैटर भिगोया, 2 दिन पहले से मैं ये कर रही हूँ, किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को मेरी बात, ये सब कुछ नहीं करना। मैं अपनी नजरों में अगर वैल्यूएबल हूँ, किसी ने तारीफ की तो बढ़िया, किसी ने नहीं की तो बढ़िया, मतलब मुझे उन सब बातों में, उन सब थॉट्स में अपना समय नहीं देना है। रादर मुझे ऐसे कोई ज्ञान के पॉइंट को ले लेना है, कुछ नॉलेज, कुछ विजडम के पॉइंट को ले लेना है जो मुझे आगे बढ़ाएगा, जिसका चिंतन मुझे आगे बढ़ाएगा। तो सेकंड है राग द्वेष रहित कर्म। मतलब मुझे चेक करना है कि किसी से बहुत ज्यादा लगाव है तो वो कर्म हो रहा है, या किसी से बहुत ज्यादा घृणा है तो मैं वो कर्म करूँ, तो वो कर्म भी जो है वो किसी खाते में नहीं गिना जाएगा, बल्कि नेगेटिव ही पॉइंट्स मिलेंगे ना। तो बहुत अच्छा फील करना या बहुत बुरा फील करना, तो ये सब कुछ कर्म से रिलेटेड ही नहीं है। बस आप ये समझिए कि ना राग है ना द्वेष है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के परमात्मा की याद में खुशी खुशी कर्म कर रही हूँ, चाहे वो बर्तन धोने का कर्म है, चाहे वो खाना बनाने का धर्म कर्म है, चाहे वो ना झाड़ू पोछा का कर्म है, कोई भी कर्म है ना। हो सकता है मेड नहीं आई और मुझे करना पड़ गया, तो अब मैं, कई बार मैं देखती थी कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी कि अच्छा मुझे ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो अब जब वो नहीं आती थी तो एक ही मेड थी वो सारा काम करती थी, तो मैंने देखा कि मुझे इरिटेशन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि जैसे उस मेड का रहता था कि कभी उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी भी गलती नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने सुबह कॉल कर दिया, और मेरा कुछ प्लान है कुछ और आज कुछ करने का, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारा काम अब मेरे लिए खड़ा हो गया कि मुझे सब कुछ करना है, और अपनी जो ना मैंने कुछ सोचा है वो भी करना है। तो इस केस में फिर मैंने क्या किया, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है 2 मिनट्स रख ली कि एक नहीं आएंगे तो दूसरे से करा सकते हैं, या फिर आधा काम तो हो ही जाएगा ना। तो आप देखिए कि अगर आप जहां पर इरिटेट हो रहे हैं, जो पैटर्न आपको ट्रिगर कर रहा है, जो चीज आप ना ट्रिगर कर रही है, तो उसको कैसे, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये रखनी है कि मुझे कर्म करते हुए खुश रहना है। देखिए अगर यही प्रेजेंटेशन का काम है ना, अगर मेरे पास बहुत सारा काम हो रहा है और मैं घर के काम में ही बहुत इरिटेट हो रही हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे 100% दे पाऊंगी? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए, ये आवाज क्लियर है ना? बाकी बात नहीं दिखता है। अहंकार रहित ना, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ना, मैं ही इसको अच्छा करती हूँ। तो जिसमें मैंने किया का भाव नहीं है, उस कर्म को हम कहेंगे अहंकार रहित कर्म। मेरा मेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, मेरी ड्यूटी बनती है, और अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर भी दिया तो खुशी खुशी से करूं, ताकि उसमें अहंकार, अहंकार का ना, जैसे वो क्या बोलते हैं बाबा, मतलब अहंकार की स्मेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अहंकार से किया हुआ कर्म सब बेकार है। अगर ना मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ और मैं बार बार यही कर रही हूँ कि अरे मैंने किया, कोई और होता तो ना कोई और करता भी नहीं, वो तो मैं ही हूँ जो कर दिया, तो ये सब बार बार इन सब चीजों को बोलना हमें बंद करना चाहिए। वी गॉट द अपॉर्चुनिटी, वी आर लकी। तो इसलिए जो भी कर्म हो वो अहंकार रहित हो, और जितना अहंकार के साथ आप कर्म करेंगे ना, आज आप बच्चों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आज बच्चे अगर छोटे हैं वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते वो अहंकार जो है वो बच्चों को दिखता रहेगा, तो शायद एक दिन बोल देंगे कि ठीक है मत ही करो, है ना। और जो ये अहंकार के साथ जो कर्म हो रहा है, बाद में जब एक्चुअली मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो दूसरा भी वो अहंकार दिखाते हुए कर्म है ना, कुछ कई बार ऐसा होता है ना कि एहसान जताते हुए वो कर्म करेगा। तो मुझे उन सब चीजों में नहीं जाना, मुझे अपने भावों को बहुत अच्छे
से चेक करना है कि काम करते हुए क्या भाव है। फल की चिंता ना करना। अब जैसे मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, अब उसके रिजल्ट की मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे आउटकम पे उससे अटैच नहीं हूँ। मैं अपना बेस्ट करूंगी, जो अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो परमात्मा की इच्छा थी ना, तो कुछ ना कुछ भला होगा उसमें। तो जब हम आउटकम से अटैच हो जाते हैं तो हम ना परेशान हो जाते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बट एक्चुअली इससे कर्म की क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे जो जब करना है वो करना है, 100% देते हुए करना है ना। इसमें जैसे फोर्थ पॉइंट है, परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर ध्यान देना है। तो धीरे धीरे करके ये दृष्टिकोण सच्ची शांति और संतुलन की ओर लेके जाता है। जैसे जैसे हम ये सारे कर्मों का जो पॉइंट्स है अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो अपने आप ही कर्म सही दिशा में होते रहेंगे। और पांचवा चेक पॉइंट है, समष्टि के कल्याण हेतु कर्म। यह कि एक कर्म केवल अपने लिए नहीं, सबके हित के लिए किया जाता है। कोई भी कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से है, कहीं ना, जैसे कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ ज्ञान शेयर करने की, कुछ सेवा करने की, मन से कुछ सेवा करने की, तन से कुछ सेवा करने की, धन से कुछ सेवा करने की, तो जो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुशी खुशी लें और उसको खुशी खुशी करें ना। तो खुद भी तो कंट्रीब्यूशन, आप क्या सोचते हैं कि आपको, चलिए इस चीज से भी अटैच नहीं होना कि मुझे लोग कैसे याद करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जब यहाँ जाऊं खुद तो संतुष्टि हो कि मैंने कुछ किया है, इस दुनिया के लिए कुछ किया है, मैं वो 4-5 लोगों के लिए नहीं आई थी, आई हैव डन समथिंग। तो वो खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो जो लास्ट के मोमेंट्स होंगे जब आत्मा शरीर से निकल रही होगी, तो वो खुश होगी कि आई हैव डन समथिंग टू एम्पावर समबडी, ना सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं आई थी। तो इनिशियली मैं, मतलब ये जब मैंने कर्म योग डिटेल में समझा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये जो कर्म कर रही हूँ मैं तो अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए, मतलब जो भी ऐसे कुछ समझ में आता था कुछ कर्म हो रहा है, तो मैं, मेरे को क्वेश्चन आता था कि क्या मैं इतनी ना सेल्फिश हूँ जो मैं अपनी खुशी के लिए कर्म कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे समझ में आया, जब मैंने ये 5 पॉइंट समझे, गहराई से समझे, तो मुझे समझ में आया कि खुशी इज द बाय प्रोडक्ट। अगर मैं कर्म को सही भाव से करती हूँ ना, निष्काम कर्म समझ के करती हूँ, राग द्वेष रहित होकर करती हूँ, अहंकार रहित, ना फल की चिंता नहीं करती हूँ, समष्टि के कल्याण के लिए करती हूँ, तो खुशी इन सभी का बाय प्रोडक्ट है, खुशी मिलनी ही मिलनी है। तो इस केस में ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश हूँ। तो वो मुझे इस गीता के इस अध्याय को पढ़कर मुझे क्लैरिटी मिली। पढ़ा नहीं, मैंने समझा था। श्री गुरु के बहुत अच्छे वीडियोस हैं, अगर जो भी चाहें तो मैं शेयर कर दूंगी। तो गीता का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, घर में है, ऑफिस में है ना, अपने एक्शंस को एथिकली परफॉर्म करिए, ईमानदारी से करिए, वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, सेल्फलेसनेस, कलेक्टिव गुड को ज्यादा महत्व दीजिए ना, सबका भला, ज्यादातर लोगों का भला किसमें है रादर देन कि पर्सनल गेन मेरा किसमें है। इक्वानिमिटी से बैलेंस रहिए ना, कंपोज, सक्सेस और फेलियर में, दोनों में ही बैलेंस रहना है। ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत, मतलब खुशी खुशी खुशी, मतलब वो एक्सप्रेशन ही बहुत ज्यादा हो जाए। समता भाव में जिसको बोलते हैं ना, इक्वानिमिटी, ह्यूमिलिटी, अहंकार रहित जब हम कर्म बोलते हैं तो यानी कि हम्बलनेस है, बहुत प्यार से, लेट एक्शन स्पीक, अवॉइड ईगो ड्रिवन मोटिव्स। फिर सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट, फोकस ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट अपलिफ्ट टीम, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। तो चेक करिए, घर पे रह रहे हैं तो किस चीज को मैनेज करना है, ऑफिस में है तो कैसे मैनेज करना है। तो अब ये नेक्स्ट है, इसको भी समझेंगे, ध्यान से समझेंगे अब ये वाला पार्ट भी, कि हम 4 लेवल पे हमारी कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस मैप है ये। अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं ना, अब हम समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो कौन से लेवल पे है। आप खुद अपना चेक करिए, क्योंकि अभी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, जो भी हमारे हमारे साथ जुड़े हैं तो वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, बट स्टिल अपनी चेकिंग करिए कि अगर अभी भी आपके अंदर ये सवाल है कि वाई मी, है ना, मुझे बीमारी क्यों हुई, मेरे रिश्ते ऐसे कैसे हैं, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। तो अगर मेरी ये विक्टिम की भावना है
चाहे कुछ भी, किसी ने मुझसे कैसे भी बात की, किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया ना, अभी भी अगर मैं उस कॉन्शियसनेस में जी रही हूँ, तो मैं अभी बहुत लोअर लेवल की, फर्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में जी रही हूँ, जो ये कहता है वाई मी ना। विक्टिम, वो विक्टिम फील करता है, अपने रोल से ही अनअवेयर है, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं ये बॉडी हूँ, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरी लाइफ है, बस यही है ना। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैं एक, एक्चुअली में मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में आई हूँ, कुछ सीखने के लिए आई हूँ, कुछ परफॉर्म करने के लिए आई हूँ, और एक दिन मुझे ये शरीर छोड़ना है। फिर सेकंड है कॉज एंड इफेक्ट का, जब मैं समझती हूँ कि ना, कि कर्म जो है ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि कुछ कुछ मैंने कुछ किया होगा, कुछ कॉज होगा, इसीलिए आज इफेक्ट दिख रहा है। तो मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ कि इन एक्शंस का कोई कॉन्सिक्वेंसेस था, इसलिए आज ऐसा हो रहा है ना। आज अगर मैं, अगर आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यानी कि मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, तो इसलिए पैसे नहीं है। ये सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब आती है थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमने सीखी पिछले ना, आज सिक्स्थ डे है, जिस पे हम बात कर रहे थे कि कौन सी इनर नीड है जिसके लिए मैंने ये सिचुएशन, ये पर्सन ना, इसको अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। मेरी क्या नीड है। तो अपने पैटर्न्स पे जब हम काम करने लगते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं, बहुत डीपर इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं ना। सेकेंड लेवल पे भी हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बट थर्ड लेवल पे अभी इन 6 दिनों में डेफिनेटली आप सभी ने किया होगा, अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, अपने अंदर पर्सनल पैटर्न्स देखे होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस से आप कनेक्ट हुए होंगे। तो अगर आप अब इस लेवल पे आ गए, अब वो कॉज एंड इफेक्ट वाला भी छूट गया है, वाई मी वाला भी छूट गया है, विक्टिम वाला छूट गया है, इसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, है ना, ये सब छूट गया है, मुझे समझ में आ गया है। मैं उस थर्ड लेवल पे हूँ कि मेरी इनर नीड क्या है, बिकॉज मुझे कोई लेसन लर्न करना था, मुझे सर्वाइवल मोड के लिए ना, कुछ कुछ इस तरीके से मेरा बचपन ऐसा बीता था, इसीलिए आज मैं, जो मैंने किया, जो सामने आज मेरे है, वो उसी का नतीजा है। जब मैं अपने पैटर्न को चेंज करूंगी, ये प्रॉब्लम गायब हो जाएगी ना। अभी हम थर्ड लेवल पे हैं, इसका मतलब। फिर एक नेक्स्ट लेवल आता है, जहाँ पे भी जब हम और इवॉल्व होते हैं ना, तो और इवॉल्व होते एक लेवल आता है जहाँ पे कुछ भी अच्छा और बुरा है ही नहीं, एवरीथिंग इज अ ग्रेस ना। जहाँ पे मतलब वो कॉन्शियसनेस इस तरीके से हो जाती है कि वो जैसा गोइंग विद द फ्लो हो जाता है, लाइफ को वो बहुत न्यूट्रल देखने लग जाती है ना। जो संत महात्मा है, मतलब वो कुछ इस तरीके से स्टेट में आ जाते हैं कि जैसे खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, किसी ने कुछ कहा तो ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा तो ठीक है, किसी ने मान दिया तो ठीक है, किसी ने दिया तो ठीक है। तो वो एक ऐसी स्टेट आती है। देखिए, एक तो ये है कि जो विक्टिम मोड वाली है ना, एक है विक्टिम मोड वाली, कि ठीक है भाई, तुमने कुछ कहा नहीं, अब मैं तो कुछ नहीं कह रही, तो वो एक अलग स्टेट है। लेकिन एक स्टेट है जहां पर अब मैं लाइफ को ग्रेस के साथ जीने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं दिखता है, लाइफ बिल्कुल न्यूट्रल दिखती है ना। देखिए, अब इस पिक्चर को देख के और थोड़ा आप समझ पाएंगे, जहां पर लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, विक्टिमाइज फीलिंग है, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, अपने रोल को पहचान ही नहीं रहे हैं, फोकस कहाँ है, मैं बेचारी, और हर चीज में रेजिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट, कि मुझे समझ में आ जाता है कि कर्मा जो है, ये जो आज मेरी डेस्टिनी है, इसके पीछे मेरा कुछ कर्म रहा होगा। ये सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो कि ग्रोइंग है ना। हर चीज को देखना शुरू कर देता है, इसमें पैटर्न्स नहीं है इसमें। तो सेकंड है, थर्ड है इनर नीड, है कि मैंने क्यों इसको अट्रैक्ट किया है। फिर यहाँ पे मैं अपने पैटर्न्स को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करती हूँ, देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें अनरिजॉल्व हैं, क्या फियर मेरे में है ना, क्या पर्सनल डिजायर्स हैं, और क्या जजमेंट्स क्रिटिसिज्म मैंने किए हैं। नाउ आई नीड टू रिमूव दैट ना। जो भी पैटर्न्स बन चुके हैं, मुझे उनको रिमूव करना है। तो टोटल फोकस खुद के अवेयरनेस पे आ जाता है, इनर वर्क पे आ जाता है, अपने लेसन्स को अंडरस्टैंड करने पे आ जाता है। देन द लास्ट लेवल ऑफ, देखिए पिक्चर इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन की एआई ने, कि एवरीथिंग इज ग्रेस है ना, सब कुछ, आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो, न्यूट्रल लाइफ हो जाती है।
एक्सपीरियंस ना, अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की दिखने लगती है, अपने आप कंप्लीट एक्सेप्टेंस आ जाता है, इक्वानिमिटी है, ग्रैटिट्यूड है। और जितना जितना हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे उस स्टेज को टच की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ भी गुड बैड नहीं है, हर चीज ग्रेस है। विक्टिम माइंडसेट को देखें तो फर्स्ट वाले लेवल में फुल विक्टिम माइंडसेट होता है। सेकंड वाले लेवल में पार्शियल होता है ना, जहाँ पे भी कर्म और भाग कर्म और इफेक्ट की बात हो रही है ना, कि ये भाग्य ऐसा क्यों बना मेरा, तो वहां फिर भी पार्शियली विक्टिम विक्टिम माइंडसेट है अभी भी। जब थर्ड लेवल पे आते हैं, यानी कि अब जिस लेवल पे हम लोग ने एक साथ काम किया है इन पिछले 6 दिनों में, तो अब विक्टिम माइंडसेट नहीं होता ना। अब देखिए कि इस चीज को समझते, अपने पैटर्न्स को समझते, अपनी दुनिया को जब हमने समझा कि ये मैंने ही बनाई है, ये मैंने ही मैनिफेस्ट की है, तो फिर एक तो फॉरगिवनेस बहुत इजी हो जाता है। किसी को माफ करना बहुत ना नॉर्मल सा लगने लगा है अब, जो पहले इतना टफ लग रहा था। पहले तो हम ये कह रहे थे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, अरे ये तो मेरा पैटर्न था ना, मुझे कुछ चाहिए था उनसे, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। तो वो मिनिमल विक्टिम माइंडसेट होता है, इसमें बहुत ज्यादा विक्टिम नहीं होता। अब इजी इजी लेट गो करना, मतलब लेट गो करना बहुत इजी हो जाता है। फिर जो ग्रेस की बात आती है, उसमें तो माइंडसेट विक्टिम होता ही नहीं है। वो सिर्फ ग्रोथ का मार्ग है, बिल्कुल न्यूट्रलिटी का मार्ग है, अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, सब जजमेंट से हम फ्री हो जाते हैं। और श्री गुरु ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मुझे बहुत शॉर्ट में, जैसे एक तरह से मेरे सामने कुछ इस तरीके से हुआ कि उन्होंने समझाया कि जो कर्मा है, अगर आपको चेक करना है, मतलब एक तो ये है कि हम पांचों भगवत गीता में जो लिखा है वो देखें, अपने आप की चेकिंग कैसे करें। तो उन्होंने 3 चेक पॉइंट्स बताए कि सबसे पहले अपने एक्शंस पे ध्यान रखो कि क्या कर रहे हो, उसके साथ साथ माइंड में इंटेंशन क्या है उस एक्शन को करने की, तो वो क्लियर होगी। और थर्ड है कि हार्ट से कनेक्शन किसके साथ है। ब्रह्मा कुमारी से कि बाबा कनेक्शन है, परमात्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है, गुरु के साथ कनेक्शन हो सकता है, कि जिसकी याद में आप रह के कर्म करो। और आप देखो कि अगर आप गुरु की, परमात्मा की याद में रहकर जब आप कर्म करते हो, तो क्या कोई कर्म गलत हो सकता है ना, क्या कोई इंटेंशन गलत हो सकती है, क्या कोई ऐसा होगा कि वो एक्शन ही ठीक नहीं होगा। मतलब अगर मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है तो मैं अपने बच्चे को डांट भी नहीं सकती, तो वो कितनी हायर स्टेट हो जाएगी। तो बस, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसमें रखिए कि कनेक्शन परमात्मा से, गुरु से, जिससे भी आपको सही लगता है उससे कनेक्शन है, मेरी इंटेंशन प्योर है, एक्शन अपने आप ठीक होगा ना। बाकी हम ये देखेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे इसको। चलिए, थैंक यू सो मच। होपफुली ये कर्मा फिलॉसफी समझ में आई होगी। तो अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं इस पे। और आज का होमवर्क क्या रहेगा, चलिए मैं ग्रुप में शेयर करूंगी उसको। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। जस्ट थैंक यू सिस्टर, थैंक यू प्रज्ञा सिस्टर्स। मैम का गाना राइट्स माई स्टूडेंट से बोला, होल्डिंग में आता है, कन्या का सेल्फ वर्थ का एंड क्लाइंबिंग। हाँ, मोटा मोटा जो सेल्फ वर्थ का था, कि सेल्फ वर्थ जो है वो है, जैसे क्लाइमेट अगर हम ज्यादा काम करने लगते हैं, मतलब सेल्फ हमारी हाई होने लगती है, तो कुछ समय तक वो जो सेल्फ वर्थ है वो मेंटेन रहता है ना, तो वो क्लाइमेट मेंटेन रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो कांस्टेंट होने लगता है तो वो स्काई बन जाता है। थैंक यू, थैंक यू। KRA का फुल फॉर्म, हाँ, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बता ही दिया मैंने, सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए। तो वरना सिस्टर कुछ कहना चाहते हैं? सिस्टर अनम्यूट करिए अपने को, और अगर कैमरा हो सके तो प्लीज ऑन कर लीजिए, जो भी शेयरिंग करे कोशिश करे कैमरा ऑन कर लीजिए। ये काम पे दीदी। दीदी हमारा इंटेंशन तो कभी कभी बहुत प्योर होता है, वैसा नहीं होता है जैसा मतलब अगला सोच रहा है।
फिर भी मतलब हर बात में हमें दोषी क्यों ठहरा दिया जाता है? वैसा इंटेंशन नहीं होता है जैसे बच्चे को मनाना। पहले तो ज्ञान में आने के बाद उतना समझ नहीं था, बट अब धीरे धीरे समझ मतलब आ रही है। तो इंटेंशन काफी प्योर होता है, बच्चों के प्रति हो, युगल के प्रति हो, लेकिन फिर भी हमें मतलब उस जगह पे गलत क्यों बोला जाता है? आपने कितने सेशंस अटेंड किए हैं सिस्टर? सेशन ज्यादा नहीं अटेंड किए हैं अभी। अभी होंगे ना। हमको लग रहा आप है कि क्लास 3 का अगर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि ये अच्छा। बहुत डिटेल में हम लोगों ने शेयर किया है कि वो हम्म। क्यों इस और तरीके से हो रहा है। क्लास बहुत गहराई से आपने मतलब ली थी, और मुझे काफी कुछ मतलब उससे टच हुआ। बहुत कुछ समझ में आया। जैसे कल आपने बताया ना कि हम किसी के भी पार्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मैं अब बचना चाहूंगी हर बार। पहले से भी मतलब ज्ञान में आने के बाद वैसे काफी बच रही हूँ। और कल का क्लास तो मुझे काफी क्लियर और क्लैरिटी आई है कल की क्लास से। तो बस फर्स्ट ये। से लेकर, अगर आपने कल का अगर सुना है, यानी कि 5th का अगर सुना है, तो फर्स्ट से लेकर 4th तक आप सारे सेशन जी। सुनिए। जी क्योंकि बिल्कुल आपको बिल्कुल। तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो हम मतलब मैं कितना ही आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उन 4 दिनों में हमने हर चीज को बहुत डीपली समझने की गहराई जरूर कोशिश की। होगी। जब 2 दिन के क्लास में इतनी गहराई है तो उन क्लासों में भी बहुत गहराई होगी, मैं समझ सकती हूँ। और अनुभव ये बताना था कि कल जब आपसे बात हुई और जब आपने बताया, हाँ, हाँ आ रहे हैं, 1 मिनट। 1 मिनट बेटा, क्लास चल रहा है, 1 मिनट। तो जब आपने बताया ना कि माफी योग का, और जब हम मतलब इतना माइंड में ट्रिगर हो रहा था, और जब आपने बताया और फिजिकली मैंने जब उसको किया ना, तो मतलब इतना लाइट फील हुआ ना मुझे कि मतलब वो सारा जो माइंड में चल रहा था ना, सब खत्म हो गया। और बहुत हल्का हम महसूस किया। और उसको ना पता पता है, कल से लेके अभी तक हम 10 बार कर चुके हैं फिजिकली सबको लाके उससे क्षमा मांगना। और फिर उनके प्रति कोई ख्याल भी नहीं आ रहा है, कोई मतलब निगेटिव कुछ नहीं। या फिर घर में भी जो युगल के प्रति कभी निगेटिव आता है, वो भी ट्रिगर होना बंद हो गया। मतलब 1 दिन में इतना वंडर हुआ, हमको तो बहुत अमेजिंग लगा। इसलिए तो हम मतलब इससे और ये हो कि हम आपका क्लास हम सोचे कि पहले हमें समझना होगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। और आज की क्लास से ये क्लैरिटी मिली कि जो भी करना है खुशी से करना है, और अपना सौभाग्य समझ के करना है। तो ये तो मुझे अब फील होता है कि सच में ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा मिल रहा है, और हम इसको खुशी से कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबा का। और दीदी, थैंक यू सो मच। हम बहुत हैप्पी हैं। आपके तरीके जो है ना समझाने के, वो मेरे माइंड में काफी फिट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आप उनको रिपीट करते रहिएगा और अपनी प्राणायाम करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी और शेयरिंग स्माइल सिस्टर आप करना चाहेंगे? अभी आप हैं? ओके। अनम्यूट करिए अपने आप को, कैमरा अगर हो सके तो ऑन कर दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, एक सेकंड में आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ जी, बताइए सिस्टर। मेरे काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़े जल्दी जल्दी बताने की। श्योर श्योर। तो एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से तो यही है कि मैं जब घर आ रही थी तो मैं बस मन ही मन यही सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा वर्कशॉप चाहिए जो खुद को और अच्छा करे और अच्छा करे। तो मैंने मैजिक ग्रुप म्यूट कर रखा था, बट घर आके जब चेक किया तो मैंने कहा अरे ये तो मुझे करना ही है स्टार्ट। तो डे 1 में क्या हुआ कि मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि मेरा सोल पर्पस क्या है। एंड उसमें जो एक प्रैक्टिस थी कि आई एम विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज, ये जब मैंने प्रैक्टिस किया तो बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मैं जॉब करती हूँ। और आती थी तो मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही बोलते थे कि यहीं पे आपको जॉब करना है, घर के पास है एंड गवर्नमेंट के थ्रू है, तो आप फॉर्म फिल करो, ये सब करो, आप अप्लाई करो। और मैं हर बार मना करती थी, एस्केप करती थी, भाग जाती थी, दूर बैठ जाती थी, इन लोगों से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करती थी।
बट ये प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सोचा कि आज करके देखते हैं। और वो दिक्कत मुझे पता चली कि जब मैंने पहली बार जब वहां ट्राई किया ना, तो मुझे ना फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आया फर्स्ट। क्यों? क्योंकि मेरे वहाँ फादर के सभी नॉन थे, मेरी सिस्टर के सभी नॉन थे, और जब आप किसी नॉन, इतने सारे नॉन के बीच जाते हो। वर्क प्लेस बहुत अच्छा था, आसपास के सब अच्छे थे, बट वो जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था ना, वो मुझे कभी वापस नहीं जाना था उसमें। तो मैं हर बार उनको डिनाई 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 करती थी। बट इस प्रैक्टिस के बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं कर लूंगी ये। और ये बोलने के बाद सब शांत, घर में सब अच्छे से सब चल रहा है। मैंने विजुलाइज ये किया कि अंदर बैठ के चलते हैं, उस जगह पे चलते हैं। मैं खुद उस जगह पे धीरे धीरे करके गई कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम थी। अच्छा, उस केबिन में प्रॉब्लम थी, वो लोगों से प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर और अंदर गई कि अच्छा हाँ, वहाँ आसपास सब डॉक्टर्स अच्छे थे, अच्छे से मैंने ट्रीट किया, सब किया। ऐसे करते 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 मैंने उस अपने जो बिल्कुल डार्क गुफा थी उसको एकदम क्लियर किया। और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मेरे जीजू आए हुए थे, एंड हर बार ये डिस्कशन चलता है मेरे ऊपर। आज पहली बार ऐसा हुआ कोई डिस्कशन नहीं चला, स्पेशली मेरे ऊपर। फिर उसके बाद सेकंड डे पे था। हाँ, मुझे ना, आप जैसे हमेशा ये बताते थे कि हम जो इमेजिन करते हैं ना वही रियलिटी बनती है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट फिर मैंने ना खुद ही देखा कि मैंने अपनी सारी लाइफ जो बर्बाद वाली कर रखी है वो मैंने ही सोची हुई थी। उसका कुछ एग्जाम्पल ऐसे है कि जब मैं इंटर्नशिप में थी तो मैंने सारे डिपार्टमेंट में हमारी इंटर्नशिप होती है, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि बॉडी को हील करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे साइकेट्री लेनी है, लाइक माइंड हील करना है। क्योंकि हम डायसेक्शन में भी देखते हैं, ब्रेन को डायसेक्ट करते हैं, हमें थॉट्स नहीं नजर आती। और अगर नजर आती तो आज प्रॉब्लम ही क्या होती, क्यों डिप्रेशन होता किसी को, सब एकदम क्लियर हो जाता। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि यार किसी को ऐसे ठीक करना है। और साइकेट्री में जब मैं होती थी ना, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि यार इसको क्यों इतनी प्रॉब्लम है, और काश मैं इसका दुख मैं इसकी जगह बैठ के फटाफट ठीक कर देती हूँ ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई रोता था तो मुझे रोना आ जाता था, तो मैं ना ये लाइन गलत बोलती थी कि इनका दुख मैं सहन कर लूं, या इनका दुख काश। जबकि मुझे लाइन ये बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं मतलब बाबा का ज्ञान है मुझे, तो मुझे ये बोलना चाहिए था कि बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं और मैं उनको बिल्कुल ठीक कर पा रही हूँ, मेरे द्वारा वो लोग ठीक हो रहे हैं। और मैं लाइन हमेशा गलत बोलती थी, जिसके कारण मुझे वो सारी चीजें झेलनी पड़ी जो साइकेट्री में मेंटली वाली होती हैं। और मुझे इतना दुख होता था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मुझे वो सारी प्रॉब्लम पहले खुद झेलनी पड़ी, फिर मैं दूसरों को ठीक भी कर पाई। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है, क्योंकि मेरे घर में और किसी को बाबा का ज्ञान नहीं है और सिर्फ मुझे ही है, मैं उनको ना हमेशा उनकी ही ले लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में बोलती थी कि सिंगल रहना अच्छा है, सिंगल रहना सबसे अच्छा रहता है, आप जितना अकेले रहोगे उतनी उतनी लाइफ अच्छी चलेगी। और मैं हर एक को यही बोलती थी कि मैं तो आराम से अकेले रह सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। जबकि मुझे लाइन हमेशा ये यूज करनी चाहिए थी कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, और बाबा हमेशा मुझे अपने साथ रखते हैं, और मैं बाबा के साथ ही चलूंगी हमेशा। मैं हमेशा लाइन गलत यूज करती थी, जिस कारण घर पे कोई भी डिसीजन होता था वो हमेशा मेरे अगेंस्ट होता था। चार लोग एक तरफ होते थे, मैं हमेशा अकेली पड़ जाती थी। कॉलेज में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे अकेला रहना पड़ा। और वो लोनलीनेस इतना ज्यादा हो गया कि मैं बता नहीं सकती, मतलब बाबा का ज्ञान मिलने के बाद भी मुझे इतना अलोन रहना पड़ता था, और मैं सोचती थी ऐसा क्यों। और वो जब क्लास जब मैंने सुनी तो मेरे होश उड़ गए कि यार ये तो सब मैंने ही इमेजिन किया था, और गलत इमेजिन किया, गलत लाइन बोली, अंदर डीप में बहुत गलत बोला मैंने। थर्ड इसका एग्जाम्पल है कि जैसे मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार जो मेल फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ हमारा प्योर बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता, लाइक क्यों ऐसा सोचते हैं कि लस्ट हो, ये हो, फलाना ढिमकाना। मुझे नहीं चाहिए, प्योर प्योर वाला रिलेशन चाहिए। और क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं तो सेलिबेसी ही फॉलो करूंगी, सो सामने हो सकता वो उसी माइंडसेट से आते हो कि नहीं, बाद में तो हमें रिलेशन में रहना है, फिर शादी करनी है। तो वो भी धीरे धीरे ऐसे चले जाते थे। और क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती थी मुझे तो अकेले रहना पसंद है, मैं तो अकेले रह सकती हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, तो वो जब जाते थे ना तो मुझे इतना दुख होता था। वो डिटैचमेंट ना बिल्कुल झेला नहीं जाता था, मतलब बहुत ऐसा लगता था कोई कुछ खींच रहा है, मतलब बहुत बुरा लगता था। तो यहाँ पे भी मैंने थर्ड बहुत गलत गलत बोला। फोर्थ, परसों की बात है जब मैं डे 1 वाला सेशन कर रही थी,
तो मैं क्योंकि बहुत हेक्टिक ड्यूटी करके आई थी, तो मैं बार बार अपने मन में ही ऐसे बोली थी कि काश ऐसा कुछ होता कि मैं हमेशा मतलब बेड पे ही रहती, कितना अच्छा है ना, बेड पे सोना कितना अच्छा लगता है। और मानो कि नहीं, डे 3 जब मैं ऑडियो भेज रही थी, अपना शेयरिंग दे रही थी, तो मैं बेड रिडन ही थी। मेरा स्टमक एक हो गया था, मुझे सब प्रॉब्लम हो गई थी, हीमोग्लोबिन वगैरह ब्लड टेस्ट सब करवाए, सब नॉर्मल आए, बट मैं खुद इतना इल हो गई कि मुझे बेड पे ही लेटे रहना पड़ा। मतलब इंस्टेंट पता चल गया कि यार जो हम सोचते हैं वो रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए। और उसके बाद जो डे 4 में फॉरगिवनेस का सिखाया था, वो एक्चुअली मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने मैजिक सेशन किया था, एंड मैंने वहां पे भी शेयरिंग दी थी। मैं ना 2 साल किसी पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा सफर करी थी, बहुत ज्यादा। और वो मैजिक सेशन के बाद 10 दिन में वो प्रॉब्लम ऐसे एकदम मक्खन की तरह, मतलब ऐसे चली गई कि क्या बताऊं। अदरवाइज मुझे ऐसा पेन होता है जैसे नारियल होता है ना, ब्राउन कलर का, और उसका जब छिलका निकालते हैं, मुझे जैसे वो पेन होता है ना, हर दिन वैसा पेन होता था। और मैं हमेशा बोलती थी बाबा आपका ज्ञान भी है, सब कुछ है, और मुझे क्यों इतना पेन हो रहा है, कैसे ये जाएगा, तो कुछ तो सोल्यूशन दो। सो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से 2 साल की वो सफरिंग, क्योंकि मेरे सपनों तक भी वो आती थी, बहुत हॉन्ट करती थी। एक एक हफ्ता मेरा रोना चलता था, बहुत कुछ होता था। और वो ग्रैटिट्यूड, जब डे 4 में आपने बोला कि आप इमेजिन करो कि किस किस को आपको फॉरगिव करना है, तो पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ, मुझे सोचना पड़ा कि मुझे और किसको फॉरगिव करना है। अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे लोग हुआ करते थे। एंड उसके बाद ये भी पता चला कि जैसे बाबा बोलते हैं कि अम, अब अंदर का सोचना है, थॉट्स का सोचना है, तो ट्रैफिक कंट्रोल का क्या सिग्निफिकेंस था। यही था कि 1 घंटे में आपको सच में ये सोचना है कि आपने बहुत डीप में क्या सोचा है, क्या लाइन सोची है। अब वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा, बस बार बार ये ध्यान जा रहा है कि यार मैंने सही लाइन बोली है, सही सोचा है, सही मैनिफेस्ट होना चाहिए। एंड इसीलिए बहुत सारे वर्कशॉप में यही बोलते हैं कि आप कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि हमारे नेगेटिव बोलने से दूसरों की भी नेगेटिव चलेगा, तो वो बैड कार्मिक अकाउंट बनेगा। सो ये भी नहीं बोलना। एंड लास्ट ये है मेरी शेयरिंग कि आज मतलब जीजू को आना था, और मतलब मेरी फैमिली में मैं और मेरे फादर पंक्चुअल नहीं, ओवर पंक्चुअल है। मतलब अगर 1 बजे आना तो हम 12:30 आ जाएंगे। तो उनको 1 बजे आना था। और मैं बार बार सोची थी कि मुझे तो 5 बजे शेयरिंग देनी है, शेयरिंग देनी है, मैं क्या करूँ। तो मैंने पूजा सिस्टर को एक ऑडियो भी भेजी, और उसके 5-10 मिनट बाद मैंने उसको डिलीट किया। नहीं, आज ही पहले अपने मन को समझाना है कि डर क्यों है कि मैं शेयरिंग नहीं दे पाऊंगी। मैं हर अपने क्यों को आंसर कर रही थी बार बार। कोई बात नहीं, अभी 4 घंटे पड़े हैं, इतना क्यों हाइपर होना है, आराम से रिलैक्स हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 2 बजे के आसपास फिर आया कि नहीं बट ऐसा हो जाएगा, तो फिर मैंने खुद को आंसर किया कोई बात नहीं, मैं पूजा सिस्टर को मैसेज कर दूंगी। फिर मतलब 4 बजे के आसपास फिर दोबारा थॉट आई, तो मैंने अपने आप को बोला कि कोई बात नहीं, मैं उनको कॉल करके बोल दूंगी कि आज मैं नहीं दे पा रही शेयरिंग, या मैं 6 बजे बोल दूंगी। मतलब अपने मन को काम किया कि आज से ही स्टार्ट करना है ये सब करना। एंड वो 5:45 पे चले गए, और मैं आराम से शेयरिंग दे पाई। तो मैंने खुद को ही, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% मैं सच में सक्सेसफुल हुई। और बार बार अपने आप को यही बोल रही थी कि एवरीथिंग हैपनिंग इन टू माई फेवर ओनली। तो यही बोल रही थी। तो बस ग्रेट यही सब सिस्टर, बताना था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वर्किंग ऑन योर थैंक यू। सेल्फ। और बहुत अच्छा शेयरिंग। बिकॉज हम जब अपने पे काम करते हैं, और डेफिनेटली आज हम हम्म। अगर 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कितने लोग आपके शेयरिंग से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी ये यूट्यूब में देखें और वापस स्टार्ट करें कि हाँ मतलब कुछ तो ऐसा है जो स्माइल सिस्टर ने अपने में चेंज किया है, तो हम भी कर सच सकते हैं। में बहुत बहुत फायदा हुआ। मतलब ऐसा नहीं मैंने सोचा कि वर्कशॉप चल रहा है कि ठीक है ये 8 दिन करने हैं। नहीं, आज से ही क्यों आ रही है, थोड़ी पंक्चुअलिटी की है, बट रिलैक्स काम। और पहली बार ऐसा हुआ मैंने एंजॉय किया, नहीं तो मैं बहुत ऐसे हो जाती हूँ, नहीं 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 मुझे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। मैंने पहली बार सच में बहुत एंजॉय किया है। ग्रेट तो ग्रेट, थॉट पे काम थैंक यू करना सर। है। थैंक यू फॉर थैंक यू, शेयरिंग थैंक यू, सिस्टर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो किसी और को शेयरिंग करना है तो वो बता सकते हैं। चलिए, वंदना सिस्टर बोल रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने सोचा था कि युगल उनके शेयरिंग के बाद आएंगे, और ऐसा ही हुआ। ग्रेट। होमवर्क आज का क्या रहेगा?
अपने कर्मों को ऑब्जर्व करेंगे कि किस इंटेंशन से करते हैं। खुशी खुशी कर्म करेंगे, अपने केआरएस बनाएंगे ना, कि आपका 8 घंटे का क्या उसमें क्या क्या रहता है, कि आपको क्या क्या करना है। तो आप अपने पे वर्क करिए, और लास्ट के 2 दिन हैं। और आप इस पे चैट बॉक्स में लिखिए कि अब आपको ये जो लास्ट के 2 दिन हैं वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए चाहिए, या फिर आपको वापस सेशन से सुनने हैं। तो एक है कि हम इन 2 दिन जो जो हमने सीखा है उसकी रिटर्न में प्रैक्टिस करें। तो आप सभी शेयर करें कि आपको कैसा चाहिए, कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस के लिए फिर आप सभी को उस समय 5 से लेकर 6 बजे तक करेंगे, फिर हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे बिकॉज सबके अपने अपने काम होते हैं। तो 5 से 6 बजे तक हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे जो जो हमने सीखा है, कि रिटर्न प्रैक्टिस। बाकी भी शेयर कीजिए कि कैसा दोनों दोनों में कंफर्टेबल है। नमिता जस्ट कह रहे हैं सेशन। चले, मैं उसमें पोल डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी अभी थोड़ी देर में ही। तो फिर उसमें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अभी सेशंस ही लेने हैं 2 दिन में, या प्रैक्टिस लेना है। बिकॉज फिर उसके बाद ना हमारा जो फेस्टिव सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है। देन करवा चौथ विल स्टार्ट, तो 9th को थोड़ा सा प्रिपरेशंस होंगे। देन 10th को करवा चौथ है, फिर उसके बाद दिवाली है। तो लेकिन जो जो भी ना इस जर्नी में हमारे साथ हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस जरूर जारी रखिएगा ना। फॉरगिवनेस तो हमें करना ही करना है। रिविजन विल बी फैंटास्टिक। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। और होमवर्क आपको शेयर करते हैं।